नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लड पर। ब्लड जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है ह्यूमन बॉडी का। ह्यूमन बॉडी के अंदर जो ब्लड है उस पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो समझना ये है कि ये ब्लड क्या है, इसका कंपोजिशन देख लेते हैं, इसके अंदर क्या क्या होता है ये समझना है। और मेडिकल लेबोरेटरी के अंदर जो सैंपल कलेक्शन होता है ब्लड के लिए, सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि वो कलेक्शन करते वक्त हमें ये ध्यान रखना होता है कि डिफरेंट वैक्यूटेनर्स में किस तरह से उसको कलेक्ट किया जाए। तो उसको कहा जाता है ऑर्डर ऑफ ड्रॉ। तो सबसे पहले ऑर्डर ऑफ ड्रॉ की बात कर लेते हैं। हम लैब में ये हम आपको एक क्रम वैक्यूटेनर्स का एक क्रम दिखा देते हैं। ये फर्स्ट में हमने खाली रखा है, दैट इज फॉर ब्लड कल्चर बॉटल, राइट। ये ब्लड कल्चर बॉटल है बैकटेक। इसके अंदर वैक्यूम होता है, आपको सिरिंज से नहीं निकालना। अगर आप बैनी पंचर नीडल से निकाल रहे हैं तो डायरेक्ट इसी बॉटल में ब्लड 8 to 10 ml कलेक्ट हो जाएगा। नंबर 2 में ये लेंगे सोडियम साइट्रेट। सोडियम साइट्रेट वाइल है ये, ठीक है। ये इसमें एक मार्क होता है, इस मार्क तक ब्लड आना चाहिए। और एक इसके जो है इनके अलग अलग रेशो होते हैं, कोई 1.8 ml के लिए होती है, कोई 2.7 ml के लिए होती है। तो ये जो हमारी ट्यूब है वो 2.7 ml ब्लड चाहिए इसमें, और इसमें जो लिक्विड दिखाई दे रहा होगा वो 0.3 ml है। तो ये दोनों मिलके 3 ml वॉल्यूम बना लेंगे। ये रेशो होता है 1:9 का। तो ये हो गया। नंबर 2 में हम प्लेन ट्यूब, प्लेन यानी कि जिसके अंदर कोई एंटीकोगुलेंट वगैरह नहीं मिलाया गया, कुछ भी नहीं डाला गया, केवल ये ट्यूब है, प्लेन है, रेड कैप होता है, ये रेड कैप ट्यूब इस तरह से। नंबर 2। नंबर 3 ये SST यानी सीरम सेपरेटिंग ट्यूब। दूसरा इसका नाम जेल ट्यूब भी कहा जाता है। इसके अंदर ये बॉटम में दिखाई दे रहा होगा जेल, सिलिका जेल है। और ये येलो कैप येलो है, राइट। नंबर 3 में ये ग्रीन कैप, ये सोडियम हेपेरिन ट्यूब कहलाती है। सोडियम हेपेरिन ये एंटीकोगुलेंट होता है, इसके अंदर मौजूद है। तो जब भी ब्लड डालेंगे हम तो इसको इस तरह से सेक करना होगा। इसे भी सेक करना है क्योंकि इसमें एंटीकोगुलेंट सोडियम साइट्रेट डाला हुआ है। इसके बाद अगले नंबर पे आते हैं, ये है EDTA। CBC के जो कंपोनेंट्स हैं, ब्लड ग्रुप वगैरह है, उसके लिए भी इसी का यूज़ होता है। ये एंटीकोगुलेंट है इसके अंदर, EDTA। तो इसमें भी ये मार्क लगे होते हैं, इस मार्क तक ब्लड लेना है, ये मार्क किया हुआ है। और इसमें वॉल्यूम भी लिखा होता है कि कितने ml ब्लड। अगर आप सिरिंज से डाल रहे हैं तो बैक्यूटेनर में ऑटोमेटिक मार्क तक भर जाएगा। एंड लास्ट में ये आता है सोडियम फ्लोराइड, जो शुगर के लिए हम लोग इसमें ब्लड को कलेक्ट करते हैं। सोडियम फ्लोराइड एक ऐसा एंटीकोगुलेंट है जो शुगर में जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस है उसको रोक देता है। तो शुगर की एक्चुअल वैल्यू जो है इसमें प्रिजर्व रहती है, इसलिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वैक्यूटेनर है लैब के लिए, जहाँ शुगर टेस्ट किया जाता है उस पर्पज़ के लिए। तो ये हो गया। इसके बाद हम एक्चुअल ब्लड आपको दिखा देते हैं।
ये जैसे आप देख रहे हैं, ये SST ट्यूब है, इसमें एक पेशेंट का सैंपल लिया गया है और इसकी कंडीशन ये देख रहे हैं आप कि इसमें नीचे क्लॉट है, बीच में जेल आ गया है और सबसे ऊपर सीरम है। तो सीरम और क्लॉट के बीच में ये सेपरेटिंग वॉल का काम कर रहा है जेल। ये अच्छे से दिखाई दे रहा होगा आपको। तो ये बायोकेमिस्ट्री में बहुत ज़रूरी है। जहाँ भी हम हार्मोन्स का टेस्ट कर रहे हैं या बायोकेमिकल टेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें जो बायोकेमिकल प्रोसेस है, RBC के साथ अगर सीरम जुड़ा रहेगा तो वो प्रोसेस कंटिन्यू रहती है। उससे उनकी वैल्यूज़ में फ़र्क पड़ जाता है, वो कम हो सकती है वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से। तो उसको सही करने के लिए, उसको उसी वैल्यू पर मेंटेन रखने के लिए इस तरह का ये नई एक रिसर्च हुई, इस तरह का ये डिवाइस डेवलप की गई, SST ट्यूब, सीरम सेपरेटिंग ट्यूब, जिसमें की ये जेल टेक्नोलॉजी है। ये हो गया। इसके बाद सेकंड नंबर ये देखेंगे आप, ये सोडियम साइट्रेट वायल है, इसमें ये सैंपल लिया गया है। ये देखिए इसमें मार्क है, इस मार्क तक ब्लड होना ज़रूरी है क्योंकि वो एक रेशो है, उसको पूरा होना ज़रूरी होता है। तो ये नीचे देख रहे हैं, ये डिपॉजिट है सेल्स का, जिसमें कि RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स हैं। और इसके ऊपर वाला जो पार्ट है, सुपरनेटेंट पार्ट, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा। प्लाज्मा इसलिए है कि ये होल ब्लड है, इसके अंदर क्लॉट नहीं बना है। जैसे इसमें ये क्लॉट बन गया था, क्लॉट, और इसमें क्लॉट नहीं बना है। जैसे हम इसको मिक्स करेंगे तो ये होल ब्लड में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए आप, ये देखिए होल ब्लड में कन्वर्ट हो गया है। तो ये वापस, इसमें कोई क्लॉट नहीं है, देखा जाए तो इसमें कहीं भी क्लॉट नहीं दिखाई देगा, पूरा ब्लड आराम से दिखाई दे रहा है। इसी तरह इसमें भी ये प्लाज्मा और सेल्स का डिपॉजिट है। ये ऊपर प्लाज्मा है, नीचे सेल्स हैं। तो इसमें जो हम समझने की बात ये होती है, ब्लड कंपोजिशन बताऊंगा तब उसमें इसका डिस्कशन हो जाएगा कि कितने परसेंट ये जनरली जो है प्लाज्मा का पार्ट ब्लड में जो है वो 55% होता है लगभग, एंड 45% सेल्स का पार्ट होता है। तो इस तरह से ये होल ब्लड का जो 100% कंपोजिशन होता है वो। अब हम देखेंगे इसमें जो हमारी सोडियम फ्लोराइड वायल है, उसमें भी इस तरह से प्लाज्मा इकट्ठा हुआ है। ये नीचे सेल्स हैं, ऊपर प्लाज्मा है। ये प्लाज्मा शुगर टेस्ट के लिए यूज हो जाएगा। इस तरह से इनको बैक्यूटेंडर को प्रॉपर लेवलिंग होनी चाहिए, जिस तरह इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा। प्रॉपर उसका पेशेंट का नाम है, लैब नंबर है, पेशेंट की एज है एंड उसका जेंडर है, साथ में कलेक्शन का टाइम भी डाला होगा, डेट एंड टाइम। और ये फास्टिंग ब्लड शुगर के लिए FBS लिखा गया है। आप PP ब्लड शुगर ले रहे हैं तो PPVS लिखा जाएगा। इस तरह से वो सेपरेट हो जाता है, फास्टिंग एंड PP सैंपल अलग अलग। ये हमने डिस्कशन किया कि ब्लड कलेक्शन के समय क्या ऑर्डर ऑफ ड्रॉ है, और एक जनरल आपको पिक्चर दिखाई दी कि सीरम एंड प्लाज्मा। सीरम ये है जो क्लॉट ब्लड से मिलता है, ऊपर का सुपरनेटेंट सीरम है और नीचे क्लॉट है। तो सीरम क्लॉट से मिलने वाला जो लिक्विड फॉर्म है, ऊपर का सुपरनेटेंट है, दैट इज सीरम, और नीचे ये डिपॉजिट है वो दैट इज कॉल्ड क्लॉट। इसमें RBC, WBC एंड प्लेटलेट सबका ये क्लॉट बन गया है। अब एक सवाल आता है कि सीरम और प्लाज्मा में अंतर क्या है। तो इसका उत्तर सबसे सिंपल है। एक प्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन, जिसका नाम है फाइब्रोनेजिन। तो ये प्रोटीन क्लॉटिंग में काम करती है। क्लॉटिंग फैक्टर जो 13 होते हैं उनमें से वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट, इसका काम क्लॉटिंग में हेल्प करना है। तो होगा क्या कि क्लॉटिंग में ये क्लॉट ये बन गया है, तो क्लॉटिंग में ये प्रोटीन यूज हो गई है। तो जब यूज हो गई है तो सीरम में ये प्रोटीन अब होगी ही नहीं।
तो हमें क्या करना है कि अगर इसका टेस्ट करना है तो ये एंटीकोगुलेंट में मिलेगा, इसमें मिलेगा, सोडियम साइट्रेट बाइल में इसके लिए कलेक्ट किया जाएगा, जिसमें कि प्लाज्मा होगा। प्लाज्मा के अंदर ये फाइब्रिनोजन प्रोटीन मौजूद रहेगी और सीरम में नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? इसलिए नहीं होगी क्योंकि ये क्लॉटिंग प्रोसेस में यूज हो गई है। इस तरह से सीरम और प्लाज्मा में डिफरेंस क्लियर हो गया आपको। एंड कंपोजिशन ऑफ ब्लड में हम अगर देखें तो ब्लड को हम दो मेजर पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आपने देखा, ये मेजर पार्ट जो है, अपर पार्ट हम इसको बोल रहे हैं प्लाज्मा और नीचे का पार्ट बोल रहे हैं हम सेल्स। ये डिपॉजिट ऑफ सेल्स है जो आपको ये रेड, डार्क रेड कलर का दिखाई दे रहा है, दैट इज डिपॉजिट ऑफ सेल्स। तो ये सेल्स एंड प्लाज्मा दो पार्ट में ये डिवाइड हो गया। अब इस प्लाज्मा में क्या होता है ये समझना है। प्लाज्मा में 90% वाटर है और करीब 9% प्रोटीन्स हैं डिफरेंट टाइप के। बाकी का जो बचता है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, सॉल्ट्स हैं, हार्मोन्स हैं और न्यूट्रिएंट्स हैं। एंड जो बेस प्रोडक्ट हैं बॉडी के वो भी घूम रहे होते हैं ब्लड में, वो फिर किडनी के थ्रू फिल्टर होके यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएंगे। तो ये तो हो गया प्लाज्मा की बात। अब नीचे का जो पार्ट है, डिपॉजिट वाला पार्ट है, हैवी पार्ट है, वो सेल्स का पार्ट है। उन सेल्स में मेनली 3 सेल्स को हम समझते हैं। पहली आरबीसी, जो कि ब्लड का जो है लगभग 95% पार्ट होता है। अगर हम ब्लड की पिक्चर को देखें, पेरिफेरल स्मीयर को अगर माइक्रोस्कोप में देखें तो उसमें सबसे ज़्यादा आरबीसी भरे दिखाई देंगे। तो मेजर पार्ट जो ब्लड का है वो आरबीसी है। और सेकेंड नंबर पे आते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड सेल्स। फिर थर्ड नंबर पे प्लेटलेट्स। तो इन तीनों के अदर नेम भी हैं, जैसे आरबीसी के लिए इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रो मीन्स होता है रेड, साइट मीन्स सेल यानी रेड सेल्स। दूसरा डब्ल्यूबीसी के लिए दूसरा नाम आता है ल्यूकोसाइट्स। तो ल्यूको मीन्स वाइट और साइट्स मतलब सेल्स यानी कि वाइट ब्लड सेल्स। तो फिर प्लेटलेट्स के लिए दूसरा एक टर्म यूज होता है थ्रोम्बोसाइट्स। तो ये तीनों सेल्स का डिस्कशन हो गया। इसके बाद हम समझते हैं कि ब्लड को आपने पढ़ा है ज़्यादातर कि ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू कहने के पीछे रीज़न क्या है? टिश्यू जो है एक स्पेशल फंक्शन के लिए जो एक ग्रुप ऑफ सेल्स है, दैट इज टिश्यू। तो यहाँ क्या हो रहा है कि इसे कनेक्टिव टिश्यू कहने के पीछे मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स एक ऐसी एक डेफिनेशन है कि इसमें ये लिक्विड फॉर्म में भी कन्वर्ट हो सकता है एंड जेल फॉर्म में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो ब्लड के साथ ऐसा है, इसलिए जो प्लाज्मा है इसकी वजह से ये पूरी बॉडी में ब्लड घूम सकता है, पूरी बॉडी के अंदर घूमता है, बॉडी के सभी ऑर्गन्स को ये कनेक्ट करता है। हम कोई भी मेडिसिन लेते हैं तो पहले वो डाइजेस्ट होगी, ब्लड में जाएगी, ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में पहुंच जाती है। तो इसलिए हम इसको कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। ये बात इसके लिए हो गई। अब हम देखते हैं कि ब्लड का कलर पे जब पेशेंट ब्लड अपना निकलवा रहा होता है तो वो खुद ही पूछ लेता कि मेरा ब्लड इतना काला क्यों है, जबकि वो काला नहीं है, वो डार्क ब्लड होता है।
डार्क रेड ब्लड जो है जब होता है तो उसकी वजह क्या होती है सबसे ज़्यादा कि उसे समझना है इस तरह से कि वो उसमें हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तब वो डार्क दिखेगा। और हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होना, एक हेल्दी पर्सन में हीमोग्लोबिन जो है नॉर्मली 13 टू 16 के बीच होता ही है। तो अगर ज़्यादा डार्क दिख रहा है, उससे भी ज़्यादा डार्क दिख रहा है, तो यानी पेशेंट को हीमो कंसंट्रेशन हो रहा है, यानी कि उसके जो सेल का पार्ट है वो उसमें ज़्यादा है और जो प्लाज्मा पार्ट है वो कम हो गया है। प्लाज्मा पार्ट कम होने की वजह क्या क्या हो सकती है, थोड़ा सा समझिए। एक तो वो बर्न पेशेंट में प्लाज्मा सारा उसका जल जाता है, उड़ जाता है, तो जितना भी ब्लड बचा वो कंसंट्रेट ब्लड हो गया। ऐसे ही लू जिस पेशेंट को लग जाती है, सन स्ट्रोक कहते हैं जिसे, उस पेशेंट में भी ब्लड बहुत गाढ़ा हो जाता है, तो बॉडी में जो है आर्टीरियोल्स वेन्यूल्स में वो पास होने में, उसको फ्लो करने में बहुत तकलीफ होती है, पेशेंट को तकलीफ होती है इस तरह से, ब्लड गाढ़ा है इसलिए। तो दूसरी कंडीशन बनती है डायरिया हो जाए किसी पेशेंट को, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट डायरिया हो जाए, तो उसमें भी ब्लड वाटर लॉस होने से ब्लड गाढ़ा हो जाएगा। और कंडीशन है पॉलीसाइथीमिया, एक रोग है जिसमें हीमोग्लोबिन बहुत गाढ़ा हो जाता है, उसका 20-22 तक हीमोग्लोबिन चला जाता है। फिर डेंगू पेशेंट्स हैं, और बीच में ये हमने कोरोना के पेशेंट देखे थे, उनमें भी ये कंडीशन बनी कि बहुत ज़्यादा हीमो कंसंट्रेशन हो रहा है, यानी कि ब्लड बहुत गाढ़ा हो रहा है, जिसमें कि पीसीबी 50 को क्रॉस कर गया, हीमोग्लोबिन की जो रेंज है वो 18-20 तक क्रॉस कर गई। यानी कि हम जब इस ट्यूब में ब्लड लेते हैं तो हमें उसी से पता लग जाता है कि कितना गाढ़ा है। जब हम ब्लड स्मीयर बनाते हैं, ब्लड स्मीयर का एक पिक्चर है, ये देखिए, ये बहुत गाढ़ा नहीं है इसका जो स्मीयर। और दूसरा दिखाते हैं जिसमें ये देखेंगे, ये काफ़ी डार्क दिख रहा है, ये स्मीयर डार्क है, इसका हीमोग्लोबिन ज़्यादा है। तो इसी से हमें ऊपर से ही पता लग जाता है कि हीमोग्लोबिन इसका कम है या ज़्यादा है, वो कंसंट्रेशन देख के। दूसरा, कंसंट्रेटेड ब्लड में हमको सीरम या प्लाज्मा की क्वांटिटी कम मिलेगी, तो ब्लड कलेक्शन करते समय ये बहुत ज़रूरी ध्यान देना है कि अगर हमें डिफरेंट टाइप के टेस्ट के लिए सीरम ज़्यादा की ज़रूरत है, तो हो सकता है कि हमको एक ट्यूब की बजाय 2 ट्यूब में ब्लड लेना पड़े। किस पेशेंट का? डेंगू एंड जो कोरोना पेशेंट्स हैं, कोविड-19 के जो पेशेंट्स हैं, इनका ब्लड कभी कभी सीरम के लिए हमें 2-2 ट्यूब में लेना पड़ता है। रीज़न वही है कि उनमें हीमो कंसंट्रेशन होने से प्लाज्मा का पार्ट कम हो गया है और सेल्स का पार्ट ज़्यादा हो गया है, और इसलिए हो गया है कि फीवर हाई ग्रेड रहता है, तो उसमें जो है बॉडी से पानी जो है, जो ये लिक्विड पार्ट है, वो उड़ता रहता है, पसीना ज़्यादा निकलेगा और बॉडी हीट में रहती है, तो वो जो पार्ट है, लिक्विड पार्ट है, वो कम होता रहता है। और वाटर इनटेक, किसी को वॉमिटिंग हो रही है तो वाटर इनटेक भी रुक गया है, तो ऐसे पेशेंट्स को हॉस्पिटलाइज करके उसको आईवी फ्लूइड के थ्रू उसका जो कंसंट्रेशन है, प्रॉपर कंसंट्रेशन है, वो उसको मेंटेन किया जाता है कि इसको ज़्यादा कंसंट्रेशन को कम किया जाए और जो नॉर्मल है वहाँ पर लाया जा सके। ये बात हीमो कंसंट्रेशन की हुई। और प्रोडक्शन ऑफ सेल्स हम समझ लें थोड़ा सा, मैंने कंपोजिशन ऑफ ब्लड आपको बता ही दिया। प्रोडक्शन ऑफ सेल्स में ये देखें कि जो 3 तरह के जो मेन सेल्स हैं बॉडी में, हमारे ब्लड में, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, तो इन तीनों का जो है प्रोडक्शन जो बोन मैरो के अंदर होता है। तो
जो हीमोसाइटोब्लास्ट होते हैं, स्टेम सेल से आगे जो बनते हैं, वो आरबीसी में कन्वर्ट होते हैं। और डब्ल्यूबीसी में क्या होता है, वो भी स्टेम सेल से बनते हैं। वो उनमें जो है हीमोपोइटिक स्टेम सेल्स जो होती हैं, उनसे उनका डेवलपमेंट होता है। वो अलग अलग सीरीज उनकी बनती है। और इसी तरह से जो उसके अंदर जो साइटोप्लाज्मिक फ्रैगमेंट्स हैं, फ्रैगमेंट्स ऑफ मेगा कैरियोसाइट्स होते हैं जो बोन मैरो के अंदर, उनसे प्लेटलेट का प्रोडक्शन होता है। ये जो टर्म है हमको याद रखना चाहिए, ज़रूरी है। और आगे की बात करें तो अब ये बेबीज़ में क्या होता है। बेबीज़ में जनरली जो हम चलें, स्टार्टिंग से चलें, जो एम्ब्रियो होता है उसमें जो यॉक सैक होता है, वहाँ पे जो है ये आरबीसी का बनना स्टार्ट होता है। उसके बाद धीरे धीरे जैसे उसका बेबी का डेवलपमेंट होता जाता है, तो वो फीटल डेवलपमेंट जैसे जैसे होगा वैसे ही फिर लिवर में बनना शुरू होते हैं। और जब वो डेवलपमेंट पूरा हो गया, बर्थ हो गया, उसके बाद फिर बोन मैरो में उनका जो प्रोडक्शन नॉर्मली स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो हम देखें, जो स्टार्टिंग है, जो एक एडल्ट में प्रोडक्शन की स्पीड हम अगर देखें कि आरबीसी जो है वो पर सेकेंड 2 मिलियन आरबीसी हमारे ब्लड में बनते हैं। ये कितना बड़ी संख्या है। 2 मिलियन का मतलब होता है 20 लाख। 20 लाख आरबीसी पर सेकेंड हमारे ब्लड में उनका प्रोडक्शन होता है। इसी तरह डब्ल्यूबीसी की बात करें तो जो एडल्ट हैं, मोस्ट एडल्ट पीपल में जो है ये प्रोड्यूस होता है 100 बिलियन डब्ल्यूबीसी पर डे। हम यहाँ पे डे की बात, क्योंकि इनकी संख्या कम होती है। नॉर्मल जो हम संख्या बोलते हैं आरबीसी की, पर क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड में जो आरबीसी होते हैं वो 4 to 5 मिलियन होते हैं। इसी तरह डब्ल्यूबीसी को लें तो पर क्यूबिक मिलीमीटर में ये 4000 से 11,000 के बीच होते हैं। प्लेटलेट्स को लें तो ये 1.5 लाख से 4.5 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर। अब मैं पर क्यूबिक मिलीमीटर को आपको अगर बना के दिखाऊं, एक पिक्चर बना के दिखा देता हूं मैं। हमारी स्केल, स्टील वाली स्केल मैं बना के दिखाता हूं। जैसे ये जो है हमारा जो 10 पार्ट में 10 पार्ट में जो है ये डिवाइड होता है एक सेंटीमीटर। ये स्केल है। हम इसको अगर दिखाना चाहें आपको तो देखिए, ये 1 सेंटीमीटर जो है यहाँ से यहाँ तक दिखाई दे रहा है। यहाँ 1 लिखा हुआ है, 1 सेंटीमीटर। अगर ठीक से पिक्चर में आ रहा है 1 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 1 लिखा हुआ है। तो इस 1 सेंटीमीटर को अगर हम अंदर देखें तो ये 10 पार्ट में डिवाइडेड है। तो इस 10 पार्ट में जो है 1 और 2 पार्ट के बीच की जो लेंथ है, आप देखें पतले धागे जितनी लेंथ रह जाएगी। इस लेंथ को हम 1 मिलीमीटर कहते हैं। 1 मिलीमीटर। तो ये 1 मिलीमीटर को अब हम यहाँ समझे पेपर पे कि 1 मिलीमीटर लंबी, 1 मिलीमीटर चौड़ाई और 1 मिलीमीटर ही ऊंचाई, तीनों डायरेक्शन हम इसमें ले लें तो एक कप बनेगा एक टाइप का, कि जिसकी लंबाई 1 मिलीमीटर हो, उसकी चौड़ाई भी 1 मिलीमीटर हो और उस कप की ऊंचाई भी 1 मिलीमीटर हो। उस कप में अगर ब्लड हम भरें तो सोचिए कितना ब्लड होगा। मतलब ड्रॉप का भी बहुत छोटा पार्ट आएगा उसके अंदर। मतलब एक ड्रॉप तो
काफ़ी बड़ी, मतलब करीब करीब 50 माइक्रोलीटर की एक ड्रॉप होती है, उसका एक बहुत छोटा माइन्यूट पार्ट उस कप में आ पाएगा, जो मैंने आपको इसके मेजरमेंट बताए। अब उसके अंदर 4 to 5 मिलियन आरबीसी हैं, तो सोचिए आरबीसी का साइज कितना छोटा होता है, और जिसको हम माइक्रोस्कोप में बड़ा करके स्टडी करते हैं। तो ये बात हुई मेजरमेंट की। अब प्रोडक्शन की भी बात, इसका जो है हम आपको स्टडी करके जो जो डिस्कशन है, मेनली जो है हमें एक और बात पे डिस्कस करना था, वो थी लाइफ स्पान ऑफ सेल्स। वो ये था कि आरबीसी जो है जनरली जो रहते हैं वो 120 डेज तक उनकी लाइफ होती है। हमारे ब्लड में जो आरबीसी है उनकी जो एवरेज लाइफ है वो 120 डेज है। एंड डब्ल्यूबीसी की जो एज है वो है 13 to 20 डेज, एंड प्लेटलेट्स की है 7 to 10 डेज। ये समझना ज़रूरी है और जानना हमें ज़रूरी है। और दूसरी अगली चीज़ हमें ये समझनी है कि एक जनरल एक पिक्चर, एक क्वेश्चन बनता रहता है कि अगर हमारा ब्लड रेड कलर का है और तो फिर ये वेन्स ब्लू क्यों दिखाई देती हैं? वेन्स इसलिए ब्लू दिखाई देती हैं, एक ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है ये। इसमें क्या होता है कि हमारी स्किन में एक पिगमेंट होता है मेलानिन, वो उसका जो कलर है लगभग ब्लैक टाइप का है, क्योंकि जितना ज़्यादा मेलानिन स्किन में होगा उतना ही डार्क कलर स्किन का हो जाएगा। मेलानिन कम होगा तो कलर जो है फेयर होता जाएगा, जितना कम मेलानिन होगा उतना ही कलर फेयर होता जाता है। तो मेलानिन प्लस हीमोग्लोबिन जो है हमारा है बॉडी के अंदर, रेड सेल्स के अंदर, ब्लड के अंदर जो रेड सेल्स हैं उनके अंदर जो एक पिगमेंट है रेड कलर का, वो है हीमोग्लोबिन। उसका जो रेड कलर है दैट इज ड्यू टू आयरन। तो ये रेड कलर प्लस मेलानिन का कलर, इन कलर के मिलने से, रेड एंड ब्लैक के मिलने से एक नया कलर बना, और जो रिफ्लेक्शन है लाइट का, इन सब के कॉम्बिनेशन से एक नया कलर बनता है जो वो हमें विजिबल होता है ब्लू कलर। इसलिए वो हमारी वेन्स ब्लू दिखाई देने लगती हैं। और जस्ट इस तरह से हम ये ब्लड का एक बहुत लंबा लेक्चर है ब्लड के ऊपर, बट एक शॉर्ट में आपको कोशिश की गई है समझाने की। एक पिक्चर और हम दिखा देते हैं आपको। ये जो है पिक्चर है मैंने जो तैयार किए हैं, ये आ रहा है पूरा। तो इसमें मैंने समझाने की कोशिश ये की है कि ये हमारा हार्ट है, और अगर ये ब्लड लेके बॉडी के अदर पार्ट्स में जा रहा है तो फिर वापस जब आएगा वेन्स के थ्रू, तो वहाँ मैंने कोशिश ये समझाने की है कि ये जो है यहाँ एक्सचेंज कैसे होता है। तो एक्सचेंज में क्या होता है कि जो आर्टरी है ये एक्सचेंज से पहले इस तरह से ब्रांचेज में डिवाइड हो गई है। तो जो फर्स्ट ब्रांचेज हैं उनको हम बोलेंगे आर्टेरियोल्स, आर्टरी के ब्रांचेस को। फिर ये आर्टेरियोल्स आगे डिवाइड होंगे कैपिलरीज में। इसी तरह ये जो एक्सेप्ट करेगी इस आर्टरी के ब्लड को, अपनी तरफ खींचेगी वेन, वो क्योंकि यहां से प्रेशर आ रहा है, पंप हो रहा है, हार्ट से पंप हो रहा है ब्लड, तो वो तो आगे जाना ही है। तो इनमें ट्रांसफर जो होगा पहले कैपिलरीज, फिर वेन्यूल्स, उसके बाद वेन में इकट्ठा होके हार्ट की तरफ चला जाएगा। ये एक सिंपल सा एक पिक्चर बना के मैंने दिखाया है। अब यहाँ पे एक चीज और समझने की थी कि ब्लड में गैस
ब्लड में सेल्स के अलावा ब्लड गैस भी होती है। तो ब्लड का जो काम है वो क्या है कि लंग्स ने जो ऑक्सीजन ली है बाहर से, लंग्स ने जो ऑक्सीजन ली है वो ऑक्सीजन को जो एल्वियोलाई हैं, फंक्शनल यूनिट ऑफ द लंग, वहाँ वो एल्वियोलाई आरबीसी को उस ऑक्सीजन को ट्रांसफर करेंगे। आरबीसी उस ऑक्सीजन को लेके बॉडी के अदर पार्ट्स को देने के लिए निकल जाते हैं, और बॉडी के अदर पार्ट्स में जो सेल्स के अंदर गैसियस एक्सचेंज हुआ है कि वहाँ ऑक्सीजन तो ले ली गई और कार्बन डाइऑक्साइड निकाली गई, वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड ही वापस लाता है लंग्स में, और वो फिर बाहर निकल जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें फिर एक कार्बन मोनोऑक्साइड भी है जो कि ज़्यादा डेंजरस होती है, उस पर कभी बाद में डिस्कशन होगा। हमको ये ब्लड गैस के बारे में इसलिए ज़रूरी समझना है कि लेबोरेटरी में कभी आपके पास टेस्ट आता है ABG, आर्टीरियल ब्लड गैस, दूसरा VVG, वेनस ब्लड गैस। ये दो तरह के टेस्ट आते हैं। इनको कलेक्ट करने का जो प्रोसेस है वो हेपेरनाइज सिरिंज होती है। एक इंसुलिन सिरिंज में हेपेरिन थोड़ा सा लिया और उसको वापस सिरिंज में पीछे तक लेके वापस उसे निकाल दिया, उसके बाद फिर ब्लड उसमें कलेक्ट किया जाता है। हेपेरिन एक एंटीकोगुलेंट है, इसलिए कि ब्लड उसमें क्लॉट ना हो। उसको कलेक्ट करते ही हमें रखना है आइस पैक में। आइस पैक में रख के प्रॉपर लेवल करना है, पेशेंट का डिटेल उसके साथ लगाना है, TRF भरना है, और उसको जहाँ पे ब्लड गैस एनालाइजर है वहाँ पर उसे पहुँचा देना है, तो वहाँ तुरंत टेस्ट हो जाएगा उसका। और ABG के लिए आर्टरी से और VBG के लिए वेन से ब्लड लेना है, और उसको आइस पैक पे सिरिंज जो हमारी है, इंसुलिन सिरिंज जिसमें ब्लड कलेक्ट हुआ है, उसको रख के पैक करके भेज देना है। ये हुआ। दूसरा, अमोनिया। ब्लड में अमोनिया भी जो है बढ़ जाती है। अमोनिया एक गैस है, तो उसको टेस्ट करने के लिए ज़्यादातर डॉक्टर्स लिख देते हैं सीरम अमोनिया। तो वो सीरम अमोनिया नहीं होता, ब्लड अमोनिया होता है। तो उसके लिए हमको EDTA में इकट्ठा करना है, ये जिसमें कि क्लॉट नहीं होता, ब्लड सीरम नहीं निकलता, उसमें प्लाज्मा लगेगा। ठीक है, इसमें ब्लड लिया जाएगा मार्ग तक, और इसको भी आइस पैक में रख के पैक करके लेबोरेटरी में जहाँ टेस्ट हो रहा है वहाँ विदिन 30 मिनट पहुँचा देना है। तो ये ABG और VBG की बात हुई और अमोनिया की बात हुई। ये इम्पोर्टेंट बातें थी जो ब्लड कलेक्शन से रिलेटेड हैं, और ब्लड के बारे में एक इंट्रोडक्टरी बातचीत हुई है। आगे हम और भी डिस्कशन करेंगे। अभी आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।